हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज का सेशन उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आने वाले आईबीपीएस पीओ एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमारे साथ एक सेलेक्टेड स्टूडेंट है जिनका सिलेक्शन आईबीपीएस पीओ 2025 में हुआ है। तो उनके साथ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यानी ये एक इंटरव्यू सेशन जरूर है, बट इस इंटरव्यू में हम कवर करेंगे कि इनके क्या स्टार्टिंग के स्ट्रगल रहे, क्या इनका सब्जेक्ट वाइज पूरा स्ट्रेटेजी रहा, कौन से चैलेंजेस इनको अपनी प्रिपरेशन के दौरान आए, कैसे इन्होंने मॉक टेस्ट का एनालिसिस किया, कैसे एग्जाम डे के लिए इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई, और क्या ये आप लोगों के साथ कौन सी ऐसी डिस्ट्रैक्शंस है या कौन से चैलेंजेस हैं या कुछ एडवाइस है जो आपके साथ शेयर करना चाहें। तो वो डिटेल में डिस्कशन इस सेशन में हम लोग जरूर करेंगे। ठीक है, तो सेशन को एंड तक देखिएगा। जिन भी बच्चों का टारगेट आईबीपीएस पीओ है खासकर, लेकिन ये सेशन उन सभी लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो किसी भी बैंकिंग एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वेलकम प्रियंका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो थैंक यू। ओके प्रियंका, मैं सबसे पहले हमारे व्यूअर्स के लिए चाहूंगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें, जिसमें आप अपना नाम, सिटी और ग्रेजुएशन आपने किस स्ट्रीम से की, ये सब चीजें थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी उसमें फॉर्म में बताएं। जी सर। सर, मेरा नाम प्रियंका दे है। मैं वेस्ट बंगाल के कोलकाता में से रहने वाली हूँ। और मैंने अपना ग्रेजुएशन 2021 में कंप्लीट किया था और फिर मैंने मास्टर्स किया है 23 में। ग्रेजुएशन और मास्टर्स दोनों मैंने मैथमेटिक्स से कंप्लीट किया है जादवपुर यूनिवर्सिटी तक। ठीक है। और उसके बाद मैंने शुरू में तो आरबीआई का प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था। एड्यूटैप से ही कोर्स लिया था मैंने इनिशियली, वही सोल कोर्स था जिससे मैं प्रिपेयर कर रही थी। तो हम्म, उसके बाद फिर मैंने एक अटेम्प्ट दिया था, तो उसके बाद मैंने अगले साल, इस बार मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था आईबीपीएस पीओ में। ठीक है। तो आईबीपीएस पीओ 2025 में आपका सिलेक्शन हुआ है, कौन सा बैंक मिला है अभी आपको? मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिला है यूको बैंक। आपने फर्स्ट ही यूको बैंक दिया था? कोई खास वजह है कि आपने यूको बैंक ही चूज किया? हाँ, एक्चुअली उसका यूको बैंक में, यूको बैंक का जो हेडक्वार्टर्स है वो कोलकाता में है। और ओके। ईस्टर्न जोन में यूको बैंक का सबसे ज्यादा ब्रांचेस है, तो क्योंकि मैं बंगाली हूँ और हम्म। मैं यहाँ पे मतलब मैंने यहाँ पे पूरा मैं पली बड़ी हूँ। और मेरा लैंग्वेज क्योंकि इसी जगह पे मैं रिलेट करती हूँ। मेरा कल्चर मैं सब कुछ जानती हूँ, और क्योंकि मेरा हम्म। यहाँ पे ब्रांचेस भी ज्यादा है तो ज्यादा मैं मतलब ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे मुझे पोस्टिंग मिले और यहाँ पे मैं अच्छा सर्विस दे पाऊँ, इसीलिए। ये उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए ये एक माइंडसेट का की बात होती है दोस्तों। क्योंकि जिस बच्चे के दिमाग में पहले से ही सारी चीजें होती है ना, एक फिल्म क्लियर है कि सेलेक्ट तो मुझे होना ही है, बट सिलेक्शन के बाद भी मेरी लाइफ कैसे चलेगी, मुझे कहाँ पोस्टिंग मिलेगी, ये सारी चीजें ऑलरेडी। क्योंकि शायद ये जो प्रेफरेंस भरनी थी, ये तो फॉर्म जब हम फिल करते हैं तभी भरते हैं। जी। तो हाँ। देखो कि उस टाइम पे फॉर्म फिल करते हुए ही क्लियर था कि मुझे इस जगह पे सेलेक्ट होना है, ऐसे जाना है। तो जब आपका गोल दिमाग में होता है ना, तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आईबीपीएस पीओ का ये आपका पहला अटेम्प्ट है। जी 2023 में सर। आपने आरबीआई के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। हाँ तो हाँ। कब आपको कब लगा कि मुझे आरबीआई में शायद अब भी सफलता नहीं मिलेगी, तो मुझे बैंक की तरफ मूव करना चाहिए? यानी ये पॉइंट कब आया था आपके दिमाग में? मैंने तो फर्स्ट ईयर पूरा सिर्फ आरबीआई का प्रिपरेशन किया था, तो मेरा ट्वेंटी फर्स्ट टाइम ट्वेंटी में। फोर हाँ, मतलब 23 के बीच से किया था, फिर 24 हम्म। में मैंने अटेम्प्ट दिया था आरबीआई का फर्स्ट अटेम्प्ट। उसके बाद मैंने फिर सोचा था कि अगले साल मैं आरबीआई ही फिर से दूंगी। तो हम्म। लेकिन उसके बाद मैंने फिर मतलब मेरे पेरेंट्स ने कहा, मेरी मम्मी ने स्पेशली कहा कि साथ में दूसरे बैंकिंग एग्जाम्स का भी दो, क्योंकि इट इज हम्म। वेरी अनसर्टेन, आरबीआई का इतना कम वैकेंसी आता है। तो तुम जितना भी प्रिपेयर करो फिर भी हो ही सकता है कि ना हो तुम्हें, लेकिन तुम्हारा एक प्लान बी होना चाहिए। तो उस टाइम पे अच्छा। मैंने फिर बैंकिंग का एग्जाम्स दिया था, तो क्योंकि आरबीआई के एग्जाम से ही मेरे मतलब मेरा ज्यादातर 92-95% मेरा सब कुछ बैंकिंग के लिए प्रिपेयर हो गया था। तो इसीलिए मुझे उतना ज्यादा मतलब अलग से कुछ नहीं करना पड़ा, अदर देन मॉक टेस्ट देना और थोड़ा सा उन उसके ओरिएंटेड और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ना। तो मैंने फिर बैंकिंग का इस साल फिर फॉर्म फिलअप किया था। गुड गुड। तो सिलेक्शन के बाद फिर सबसे पहले मम्मा को ही बताया था? हाँ, तो क्या मम्मी क्या पापा को। रिएक्शन था?
लोग तो बहुत खुश हुए थे, मतलब वो मेरी मम्मी तो बोल ही रही थी कि तुम पॉजिटिव रहो। मेरा थोड़ा सा डाउट था कि पता नहीं क्या होगा। मैंने हम्म। बहुत वीडियोस देखे थे, बहुत लोगों के थे कि मतलब मेंस में होने से भी, अच्छा होने से भी बहुत टाइम इंटरव्यू में ये नहीं होता है। ऑल्दो मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, तो हम्म। लेकिन फिर भी एक डाउट रहता है। मुझे बहुत डर लग रहा था जिस दिन रिजल्ट निकला, तो मैंने देखा तो दिख रही हूँ कि हो गया है। मैंने बार बार फिर चेक किया कि हाँ मैं सही पढ़ रही हूँ ना। फिर मैंने जाके दीदी को दिखाया, देख मैंने सही पढ़ा है ना, कि मेरा हो गया है। हम्म। तो सब लोग तो बहुत खुश हुए। गुड 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 प्रियंका। तो ये पहले से डिसाइडेड था दिमाग में कि बैंकिंग में भी आईबीपीएस पीओ ही, यूको बैंक में ही जाना है, या ये सोच के प्रिपरेशन की थी कि एसबीआई भी करूंगी, आरआरबी करूंगी, जिसमें भी हो जाएगा चलेगा? नहीं, मैंने आरआरबी के लिए फॉर्म नहीं भरा था, मैंने एसबीआई दिया था। एसबीआई का प्रीलिम्स में मेरा 2-3 मार्क्स से रह गया था। हम्म। तो और आईबीपीएस दिया था, तो आईबीपीएस का प्रीलिम्स हो गया था, तो उसी में फिर सारा हो गुड। गया, सारा चीजें। चलिए, तो कहानी बड़ी दिलचस्प है और आगे आप देखेंगे दोस्तों, हम पूरा स्ट्रगल, प्रिपरेशन फेज सारा डिस्कस करेंगे प्रियंका के साथ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने रियल स्ट्रगल से ही। जब आपने स्टार्ट किया था तो आपकी रियलिटी क्या थी? आपको लग रहा था कि मेरा कुछ बेसिक्स क्लियर हो चुका है ऑलरेडी, बैंकिंग एग्जाम के लिए, आरबीआई के लिए आपने स्टार्ट किया था, या बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था? नहीं, मैंने आरबीआई के लिए तो जो बैंकिंग ओरिएंटेड जो जो टॉपिक्स है वो सब मैंने एकदम बेसिक से ही शुरू किए थे, क्योंकि ऑल्दो मेरा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है, लेकिन मैंने जब क्वेश्चन पेपर देखा, वो सब देखा, तो मुझे लगा कि मेरा मतलब बेसिक से ही स्टार्ट करना ज्यादा अच्छा है। क्योंकि हम लोग मैथ्स में जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हम्म। में पढ़ते हैं, दिस इज समवॉट डिफरेंट। तो इसमें मतलब डिफरेंट, मतलब वहाँ उसमें थोड़ा ज्यादा थ्योरेटिकल होता है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि मेरा मैथ्स बैकग्राउंड है तो मैं इजीली कर लूंगा हम्म। या कर लूंगी, तो वैसा चीज शायद नहीं है। तो मैंने तो पूरा बेसिक से स्टार्ट किया था। पहले फाउंडेशन मेरा पूरा क्लियर किया, उसके बाद मैंने सारा क्वेश्चंस एक्सटेंसिवली सॉल्व किया था, फिर मैंने मॉक्स किया था। गुड, ये मैं रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि मैं भी आपसे, आप जैसे ही सेम बैकग्राउंड से हूँ। तो पढ़ाते हुए भी मुझे फील होता है कि जब मैं ये चीज़ महसूस कर पाता हूँ कि जब हम ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते थे, और ये कंपटीशन वाला मामला अलग है, तो बच्चों को दिमाग में भी ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको एग्जाम की नीड को समझ के प्रिपेयर करना है। ठीक है। हम्म। सबसे वीक सेक्शन कौन सा था जब आपने स्टार्ट किया, और क्यों आपको ये वीक लगता था? मैंने तो इनिशियली मतलब जो मैंने टॉपर्स के वीडियोस देखे थे, तो हम्म। उस टाइम पे बहुत लोगों ने बोला था कि रीजनिंग में जैसे पजल्स बहुत हार्ड होता है ऐसे करके। तो मैं मतलब बहुत सारे लोगों ने बोला था, तो उस टाइम पे मैंने पजल्स इनिशियली किया ही नहीं था जब मैंने आरबीआई का हम्म। फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। तो लेकिन उसके बाद मैं जब क्वेश्चन दे के आई थी, मतलब एग्जाम दे के आई थी, फिर मैंने जब खुद से सॉल्व किया घर में कि नहीं देखते हैं कैसा होता है, तो उस टाइम पे मैंने देखा कि मैंने पजल्स बिना सॉल्व किए ही, मतलब बिना प्रैक्टिस किए भी मेरा हो रहा है पजल्स। तो वो मैं एक चीज बोलना चाहूंगी सबको कि बहुत लोग होते हैं ना कि टॉपर्स की बातें सुन के कि मैंने ये वाला क्वेश्चन छोड़ दिया था, ये या ये वाला क्वेश्चन किया था, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत वीक है। तो बहुत लोग उसी बात पे ये करके अपने को भी जज कर लेते हैं कि शायद मैं भी नहीं कर पाऊंगी। तो हम्म। वो वाला चीज नहीं करना है, सभी टॉपिक्स को पढ़ना है, फिर आपका जो स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट है खुद को एनालिसिस करना है। तो मेरा पजल्स उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं देख रही थी आई एम प्रिटी डिसेंट इन पजल्स, तो मेरा पजल्स बन जाता था ज्यादातर। गुड। पजल्स बहुत हार्ड अगर ना हो तो। उसके बाद मतलब इनिशियली तो मेरा पजल और सीटिंग अरेंजमेंट और कोडिंग डिकोडिंग में मेरा जो इजी कोडिंग डिकोडिंग है वो हो जाता है। तो एक और शायद चाइनीज करके कुछ है एक कोडिंग डिकोडिंग का, वो हम्म। वाला मेरा शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो मेरा कोडिंग डिकोडिंग थोड़ा वीक था। मैंने पहले से ही ये किया था कि मैं जितना भी प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं नहीं कर पा रही हूँ कोडिंग डिकोडिंग का। तो मैंने सोचा था कि नहीं, मैं दूसरा क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करूंगी, इस पे अगर नहीं हो पा रहा है तो मैं छोड़ दूंगी, इस गुड। टाइप की। दोस्तों, मैं यहाँ पे कंक्लूड करूंगा कि जब भी आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, एज पर प्रियंका ऑल्सो, कि आपको किसी दूसरे की कमियां या दूसरों के मेरिट और डिमेरिट को देख के डिसाइड नहीं करना है कि इसका ये वाला पार्ट अच्छा था तो मेरा भी ये शायद अच्छा होगा या मेरा भी वीक होगा। नहीं, आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करें। एनालिसिस करने के बाद चीजों को यूज करके देखें, ठीक है, क्वेश्चंस को सोल्व करके देखें, और फिर अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस खुद से डिसाइड करें, ना कि दूसरे से इन्फ्लुएंस्ड होनी चाहिए। ठीक है। Yes. चलिए, तो आगे बात करते हैं। आपने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया, आपको पता चल गया कि मेरा ये वीक एरिया ये है। उसके बाद आपका क्या डेली रूटीन रहता था, क्या टाइमलाइन रहता था? वन बाय वन क्वेश्चन
फॉर्मेट में इसको लेते हैं। सबसे पहले आपने सीरियस जो प्रिपरेशन है कब स्टार्ट की थी, और टोटल कितने मंथ लगे उस सीरियस प्रिपरेशन के बाद, जब आपको ये लगा कि नहीं अब मुझे सिंगल हैंडेडली ये एग्जाम आ रहा है इस पे फोकस करना है, वो कितने टाइम में वो हो गया? हाँ, मैंने जब फॉर्म भरा था उसके बाद ये किया था कि जो प्रीलिम्स होगा उसके लिए मैं अच्छे से प्रिपेयर करूंगी, क्योंकि मैं फॉर्म भरती हूँ तो उसके बाद मैं ये करती हूँ कि जिसके लिए फॉर्म भरा है उसके लिए डेडिकेटेडली एटलीस्ट उस एग्जाम से पहले मैं प्रिपेयर करूँ, उसमें कोई कमी ना हो। तो हम्म। उसके बाद से मैंने फॉर्म भरने के बाद से वो जो कुछ महीने थे मैंने अच्छे से उसके ऊपर फोकस किया था प्रीलिम्स के लिए। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों एक साथ किए, या प्रीलिम्स पहले किया सिर्फ और उसके बाद फिर इंतजार किया मेंस का? नहीं, मेरा मेंस का ऑलमोस्ट सारा टॉपिक आरबीआई से ही कवर हो गया था, क्योंकि आरबीआई के हम्म। फेज वन में ऑलमोस्ट मेंस लेवल्स का आता है। तो मैंने आईबीपीएस प्रीलिम्स पीओ के लिए जैसा आता सिर्फ, है। हम्म। हाँ हाँ, तो उसके लिए क्योंकि मैंने एडुटैप से कोर्स लिया था तो वहाँ पे जो आरबीआई का फेज वन का जो मॉक्स था वो मैंने सारे दिए थे। तो मेरा मेंस लेवल का ऑलमोस्ट हो चुका था, तो प्रीलिम्स का तो उसमें से ही टॉपिक्स ज्यादातर आते हैं, मेंस में थोड़ा एक्स्ट्रा टॉपिक्स आता है। तो मेरा मेंस का ऑलमोस्ट था, मैंने प्रीलिम्स का सिर्फ मॉक दिया था उससे पहले, और कुछ अगर एरियाज मेरा वीक था तो उसमें थोड़ा स्पीड बढ़ाने के लिए मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे और मॉक्स दिया था। गुड। तो वीकडेज में और वीकेंड पे क्या शेड्यूल रहता था आपका, कितने घंटे आप पढ़ते थे, और आप फुल टाइम स्टूडेंट थे जब प्रिपेयर कर रहे थे? हाँ हाँ, मैंने फुल टाइम इसी के लिए प्रिपेयर किया था। तो क्या शेड्यूल रहता था कि वीकेंड पे मुझे ये करना है और वीकडेज में मुझे ये करना है, कितने घंटे एक बच्चा अच्छे से डिवोट करे और वो सफल हो पाए? मैंने मैंने कभी मतलब आवर्स वैसा देख के नहीं पढ़ाई किया था। हम्म। तो मैं तो सुबह मतलब उठती थी, मैं खाना वाना खा के फिर मैं पढ़ने बैठती थी। तो बहुत सुबह तो मैंने कभी भी पढ़ाई नहीं किया, कि बहुत लोग बहुत एकदम अर्ली बर्ड होते हैं एकदम सुबह हम्म। सुबह उठ के, तो मेरा रात को थोड़ा लेट हो जाता था। लेकिन मैं सुबह उठ के खाना वाना खा के फिर मैं पढ़ाई करने बैठती थी। और इनिशियली मैंने ये किया था कि एक सुबह का सेशन या शाम का सेशन मैं पूरा क्वांट और रीजनिंग के लिए दूं हर दिन। रखते थे। हम्म। और एक और सेशन में मैं करंट अफेयर्स या बैंकिंग का, फाइनेंशियल अवेयरनेस का, ये वाला चीज मैं पूरा पढ़ती थी। तो इस तरह से मैंने सुबह और शाम के लिए किया था। और मतलब वैसे फिक्स्ड आवर्स तो कुछ नहीं था मेरा, उस दिन का जितना पढ़ना होता था उतना मैं पढ़ती थी, मतलब जितना मैंने एक डिसाइड किया बहुत था। बार बच्चे ऐसे बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी नहीं बनती है, आपके फिक्स हम्म। आवर्स भी नहीं थे। एक तो डिसिप्लिन्ड वे में होता है कि नहीं भैया 9 बजे बैठ जाना है, 12 बजे उठना है, चाहे जो मर्जी हो, 3 घंटे बैठना ही बैठना है। एक होता है ये वाला सीन, एक होता है कि यार नहीं कोई टाइमिंग भी नहीं है। फिर वो डेडिकेशन, वो कंसिस्टेंसी किस चीज से बनती थी? कोई रूटीन तो आपका, आप कह रहे हो था नहीं ऐसा कुछ, किसी टारगेट से बनती थी, या कोई हैबिट, या फियर ऑफ फेलियर था, क्या था ऐसा जो आपको कंसिस्टेंसी के लिए ऑलवेज इनकरेज करता था? नहीं, मैं टॉपिक वाइज ये करती थी कि आज ये वाला टॉपिक मुझे इतना करना है, इतने लेक्चर्स देखने हैं और ये मॉक देना है। हम्म। तो वो मैं हर दिन का टारगेट रखती थी, और वो टारगेट मैं उस दिन पूरा करने का कोशिश करती थी कि वो फिर कैरी ओवर ना हो दूसरे दिन के लिए, हम्म। क्योंकि टाइम पे मुझे सिलेबस भी कंप्लीट करना है, फिर पूरा मॉक देना है, फिर प्रैक्टिस करना है। और मैंने बहुत प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए थे, क्योंकि एडुटैप के कोर्स में जो टॉपिक वाइज बहुत सारा क्विज रहता है, और हर एक क्विज में मतलब अब शायद 50-60 के अराउंड क्वेश्चंस हम्म। दिया रहता है। तो मैं सारे मॉक्स पहले देती थी, उसके बाद क्योंकि उस टाइम पे मेरा सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता था जो 50 मिनट्स दिया रहता है, तो फिर मैं बैठ के उसी दिन कंप्लीट मतलब कोशिश करती थी कि सारा 50 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँ। तो इस टाइप से मैं करती थी। गुड, वेल डन। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि डेली अपना टारगेट फिक्स करें। मतलब टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, आउटपुट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हम्म। सुबह अपने आप को एक टारगेट दिया है कि आज मुझे ये कंप्लीट करना है, फिर उसमें 2 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, आप उसको ट्रैक करिए, आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करिएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रियंका ने बोली है। कई बार ऐसा भी तो होता है ना कि मूड नहीं होता होगा, तो उस दिन मिनिमम स्टडी प्लान क्या रहता था, या क्या करते थे उस दिन? कभी मूड नहीं होता था तो मतलब एक मूवी देख लिया या कुछ देख लिया, मम्मी पापा के हम्म। साथ थोड़ा बात कर लिया या थोड़ा सा घूमने चले गए। लेकिन फिर मतलब हमेशा वो बैक ऑफ द माइंड चलता रहता था कि आज जो नहीं पढ़ाई किया तो ये थोड़ा, ये मेरा आज का पढ़ाई फिर नहीं होगा, ये फिर कैरी हम्म। ओवर हो जाएगा, या आज मैं पढ़ लेती तो कल दूसरा चीज पढ़ पाती। तो वो हमेशा बैक ऑफ द माइंड चलता रहता था। तो मतलब एक टाइम थोड़ा देर एंटरटेनमेंट करने के बाद, फ्री मतलब टाइम पास करने के बाद फिर लगता था कि नहीं आज थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। ये वाला चीज होता था मेरा।
गुड गुड गुड। कभी ऐसा मोस्टली होता है बहुत सारे बच्चों के साथ कि कुछ डिस्ट्रैक्शंस भी आती हैं, तो आपकी हम्म। प्रिपरेशन के बीच में कौन सी दो ऐसी डिस्ट्रैक्शन थी जो आपने कट की कि यार मैं इन्हें हटा दूं तो फिर मेरे लिए कट करना टफ था, लेकिन उनको मैनेज किया कैसे भी करके? क्या क्या थी वो और कैसे मैनेज किया? मैंने जैसे मेरा कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, मैं सिर्फ व्हाट्सएप यूज करती हूँ और हम्म। यूट्यूब जो जो जरूरत पड़ता है कभी एंटरटेनमेंट के लिए या कभी लेक्चर्स देखने के लिए या कुछ रेफर करने के लिए। तो मैंने सोशल मीडिया अकाउंट तो पहले ही मेरे प्रिपरेशन के शुरू शुरू से ही मैंने डिसाइड किया था कि मैं नहीं हम्म। रखूंगी। और मेरा हम्म। था भी नहीं पहले, और फिर मैंने बनाया भी नहीं था, तो वो तो एक मेजर डिस्ट्रैक्शन होता है क्योंकि वो वाला उसका नोटिफिकेशन आता रहेगा, ये सब। हम्म। तो वो चीज मैंने किया था। और एक और चीज मैंने किया था, मेरा यूट्यूब में, यूट्यूब का मैंने जो उसका ऐप है, ऐप से मैंने ऐप अनइंस्टॉल कर दिया था मेरे फोन से। तो मेरा जो भी जरूरत पड़ता था मैं क्रोम पे जाके यूट्यूब का वेबसाइट पे जाके मैं हम्म। देखती थी, तो वो वाला इंटरफेस थोड़ा डिफरेंट होता है, तो वहां पे उतना मन हम्म। भी नहीं करता कि शॉर्ट्स आ रहा है तो देखते जाए या गुड वीडियोज गुड आ रहा गुड है तो देखते जाए, इस टाइप से। गुड, वेल डन प्रियंका। दोस्तों, जब भी हम किसी चीज में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं डिस्ट्रैक्शंस हमेशा आती है, बट जो अपने मन पे अपने इंद्रियों पे काबू कर लेता है वो हमेशा जीत जाता है। ये कहानी प्रियंका की भी यहाँ सार्थक होती है। चलिए, गुड, वेल डन। तो अब हम थोड़ा सा प्रिपरेशन वाले पॉइंट पे स्टार्ट करते हैं, सब्जेक्ट वाइज वन बाय वन। सबसे पहले क्वांट की बात कर रहे हैं। मैथमेटिकल बैकग्राउंड है आपका, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन। आपने बताया कि इसके बावजूद भी मुझे वो भरोसा नहीं था, ठीक है, क्वांट में। तो आपका पहला ब्रेक थ्रू किस टॉपिक से आया? आपको लगा कि यार ये आसानी से हो रहा है, अब तो मैं कर ही लूंगी आगे? मैंने तो सारे ही टॉपिक मतलब एक एक करके किए थे, क्योंकि सारे ही टॉपिक थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो उस तरीके से मैंने ये नहीं किया था कि ये हो जाएगा तो सारा हो जाएगा। तो हम्म। मैं हमेशा कोई भी प्रिपरेशन करती हूँ तो मैं पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करती हूँ। हम्म। तो मतलब कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, इस टाइप से मैं करती हूँ। तो मैंने पूरा सारा लेक्चर्स देखा, सारा कुछ किया, तो उसके बाद मैंने ये किया था कि मेरा ये वीक है या ये स्ट्रांग है, इस तरीके से। तीन सेक्शन होते हैं क्वांट में, एक स्पीड मैथ वाला पार्ट है सॉरी, एक डीआई वाला पार्ट है और एक अर्थमेटिक वाला पार्ट है। आपके हम्म। हिसाब से एग्जाम में कौन से ऐसे दो एरियाज है क्वांट में, इन तीनों सेक्शंस में, जिन पे अगर अच्छी कमांड हो तो आप क्वांट में अच्छा स्कोर कर सकते हो? हाँ, मैंने तो सारे तीनों ही किए थे, क्योंकि एग्जाम में कभी ऐसा हो सकता है कि डीआई बहुत टफ आ जाए, या हम्म। कोई मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा आ जाए कि बहुत बड़ा है, तब नहीं बन रहा है, हम्म। मतलब टाइम लग रहा है, बन तो जाएगा। या मेरा कभी कभी होता था कि नंबर सीरीज में कुछ कुछ में मैं इजीली लोकेट कर लेती थी कि क्या पैटर्न है या क्या रॉन्ग नंबर का होगा तो ये होगा। लेकिन कभी कभी मेरे से नहीं होता था, तो मैंने ये किया था कि क्योंकि मैंने सारा टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर किया है, तो कभी कभी अरिथमेटिक, बहुत लोग बोलते हैं कि अरिथमेटिक का टॉपिक छोड़ दो, वो छोड़ने से भी मतलब एग्जाम निकल जाता है, लेकिन मैंने अरिथमेटिक के सारे टॉपिक्स किए थे। क्योंकि हम्म। अरिथमेटिक में यूजुअली थोड़ा सा टाइम देने से भी बन जाता है, और कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन वो देख के गुड। बहुत कैंडिडेट्स डर जाते हैं कि मैंने किया ही नहीं है। तो हम्म। मैंने तो उस तरीके से किया था कि जो भी मुझे इजी लगे पूरे क्वेश्चन पेपर में मैं सारा कर पाऊँ, वो कोई भी टॉपिक से आए, मतलब कोई भी गुड गुड सेक्शन से आए। गुड, वेल डन प्रियंका। तो दोस्तों, स्पीड मैथ करिए, डीआई करिए, अर्थमेटिक के टॉपिक भी करिएगा। बहुत सारे बच्चे हमें मेल भी करते हैं, कई बार पूछते हैं कि सर मैथ मुझे मुश्किल लगता है, डीआई तो फलां ने बोला था, टॉपर ने अपनी वीडियो में, मैं तो छूता ही नहीं था। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है। आप अगर आपको मैथ अच्छा लगता है तो सारे टॉपिक करके जाइए, क्योंकि कहीं किसी पार्ट पे अगर आप कमजोर होंगे तो वो उसकी भरपाई कर देगा। क्या स्कोर हम्म। रहा था प्रीलिम्स में क्वांट में? प्रीलिम्स में मेरा 10.71 रहा था, क्योंकि मैंने प्रीलिम्स का जो जब प्रीलिम्स दिया था उससे पहले मेरा एक सर्जरी हुआ था दांत का, बहुत हम्म। मेजर सर्जरी हुआ था, तो उस टाइम पे उससे पहले मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी। तो मैंने जो मेन प्रैक्टिस किया था वो प्रीलिम्स और मेंस के मेंस बीच के? में किया था। तो मेरा तो मतलब ओवरऑल, क्वांट में और ओवरऑल बनता, लेकिन ओवरऑल क्या स्कोर था प्रीलिम्स में? क्या कट ऑफ थी और प्रीलिम्स में आपका स्कोर क्या था? कट ऑफ थी 49.21 और मेरा स्कोर 52.89 था। गुड गुड। तो फिर क्वांट में अगर 10 था तो रीजनिंग और इंग्लिश में क्या स्कोर था? रीजनिंग में था 13.43
और इंग्लिश में था 28.75। गुड, इंग्लिश में काफी अच्छा स्कोर है, 28.75 हम्म। आउट ऑफ 30। आप सोच हम्म। सकते हैं गाइज, जब भी आपका एक पार्ट बहुत अच्छा होता है तो आप देखो वो किस हद तक, अगर वो जरा सा भी कमजोर रह जाता तो ये शायद प्रीलिम्स भी ना निकाल पाते, हाँ है ना। हाँ। चलिए, गुड, वेल डन प्रियंका। अब रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपने बताया कि मैंने किसी टॉपर की वीडियो देखी, उसने बताया कि पजल्स ऐसा हम्म। होता है, ठीक है, और बाद में आई थिंक पजल्स ही आपका स्ट्रेंथ एरिया बन गया। तो हम्म। पजल्स और अरेंजमेंट अगर मैं सिर्फ दोनों में भी बात करूं, आपको क्या टफ लगता है, सीटिंग अरेंजमेंट की पजल्स? पजल सीटिंग अरेंजमेंट में मेरा थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम होता है, मतलब थोड़ा अगर कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं तो मुझे हम्म। करने में प्रॉब्लम होता है। पजल्स थोड़ा ज्यादा इजी लगता है। तो किस फ्लो के साथ पजल्स को स्टार्ट किया, पहले ये देखा कि ये इंपॉर्टेंट टाइप की, या ये ट्रेंडिंग में पजल है, या सीटिंग अरेंजमेंट है, या सिंपली जो चीज आगे आती गई और उसको पढ़ते गई, क्या था मतलब? रफ वर्क कैसे मेंटेन करते थे, कैसे बनाते थे, कैसे स्टार्ट करते थे? क्या हुक, जो बच्चों, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको पता चले कि यार अरेंजमेंट और पजल्स का ये तोड़ है, आपके अकॉर्डिंग क्या है वो? हाँ, पजल्स का इनिशियली तो मैंने जो जो अलग अलग टाइप का पजल होता है सारा देखा कि किसमें कैसे, मतलब क्या अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि अप्रोच अगर नहीं पता होगा इनिशियली मुझे, मैंने जब खुद से पजल सॉल्व किया था बिना कोई लेक्चर देखे, तो उस टाइम पे मैं मतलब बनाती ही जब, मतलब कैसे टेबल बनाते हैं, इस ये अगर आ जाए जैसे जन मंथ बेस्ड अगर पजल आ जाए तो उसको कैसे इनिशियली स्ट्रक्चर करना है, तो वो वाला चीज भी मुझे नहीं पता था। तो वो मैं कैसे भी रैंडम तरीके से बनाती थी, तो वो तो वैसे नहीं बनेगा और बहुत टाइम भी लग जाएगा। तो वो वाला चीज पहले इनिशियली पता होना चाहिए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पजल्स में हम्म। कैसे इनिशियली स्ट्रक्चरिंग करना है, कि अगर ये वाला आ जाए तो मैं फटाफट से बना लूं पहले इनिशियल स्ट्रक्चर। तो वो वाला अप्रोच पहले मैंने सीखा, उसके बाद मैंने सारे टाइप के पजल्स फिर मैंने सॉल्व किए कुछ प्रैक्टिस। बच्चे ना, मैं जब भी बात करता हूँ अटक जाते हैं, कहते हैं कि काफी टाइम हो गया करते हुए, ठीक है, बट रीजनिंग में पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट में आज भी टाइम लगता है, नहीं कर पाते हैं। क्या गाइड करोगे उनको, प्रैक्टिस से ठीक हो सकता है, या कोई और ऐसा रूल है जो आपने फॉलो किया और उसके बाद आपकी इंप्रूवमेंट हो गई हो, आप ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाते हो? हाँ, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा बहुत टाइप का, मतलब बहुत लोग पजल्स क्योंकि टाइम लगता है तो एक दो प्रैक्टिस करके ही छोड़ देते हैं, लेकिन पजल्स बाकायदा अच्छे से करना पड़ेगा बहुत सारा ये। और एक और चीज है उसमें कुछ कुछ मतलब जैसे टेक्निक्स होता है, जैसे हम लोग कभी कभी कोई अगर फ्लोर बेस्ड पजल है तो हम लोग 8 फ्लोर्स का है तो फटाफट से पहले ही 8 फ्लोर्स बना लिए, 1 2 3 4 8 लिख दिया। लेकिन वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो 1 2 3 4 8 लिखना ही नहीं पड़ेगा। फ्लोर हम्म। मतलब कोई फिक्स फ्लोर का इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, सब हम्म। रिलेटिव इंफॉर्मेशन दिए हुए है, तो उसमें सिर्फ डॉट मेथड का यूज करके भी बन जाएगा, उससे ही ज्यादा जल्दी बनेगा। और अगर हम लोग हम्म। 1 2 3 4 8 करके पूरा फ्लोर लिख के बनाएंगे तो उसमें शायद 5 6 केसेस बन जाएंगे। तो वो वाला चीज थोड़ा अंडरस्टैंड करना इम्पोर्टेंट है, और वो उस तरीके से ही प्रैक्टिस करना इम्पोर्टेंट है कि कौन से में कौन सा अप्रोच लगाए। तो क्या ये अप्रोच सही है कि पजल और सीटिंग अरेंजमेंट से पहले मिसलेनियस टॉपिक्स पे कमांड कर लें अच्छे, जैसे हाँ हाँ। सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, रैंकिंग, ये सारे टॉपिक पहले अच्छे कर लेने चाहिए? हाँ हाँ हाँ, मैंने भी वही पहले अच्छे से किया था, क्योंकि वो गुड। थोड़े रिलेटिवली इजी भी होते हैं, और एक बार पकड़ेंगे तो बन भी जाएंगे, और वो बहुत इजी होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बन जाते हैं, और बहुत अच्छा मार्क्स हम लोग स्कोर कर सकते हैं उससे। गुड, गुड, वेल डन। इंग्लिश में क्या टर्निंग पॉइंट था? जैसे आपने बताया प्रीलिम्स में ही 28.75 आउट ऑफ 30, मतलब एक ही क्वेश्चन आपका रॉन्ग है, ठीक है। हम्म। ऐसा क्या किया? इंग्लिश स्टार्टिंग से अच्छी है, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हो, या इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो इस कारण से अच्छी है, या थोड़ा एफर्ट किया था कि आरसीज वगैरह बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, वकैब पे अच्छी कमांड थी, ग्रामर के सारे कंसेप्ट क्लियर थे? क्या टर्निंग पॉइंट है, सबसे पहले क्या गलत कर रहे थे और एकदम से ये क्या इम्प्रूव हुआ कि मतलब प्रीलिम्स में तो टोटली ठोक दिया पूरा? नहीं, इंग्लिश मेरा शुरू से ही बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हूँ, केंद्रीय विद्यालय से पढ़ी हूँ मैं। ओके। तो मेरा इंग्लिश पे अच्छे से मतलब शुरू से ही बहुत अच्छा कमांड है, और मैंने मॉक्स ही सिर्फ थोड़े दिए थे इंग्लिश के, और बहुत अलग से कुछ ज्यादा प्रिपेयर नहीं किया, क्योंकि वो मेरा बहुत मतलब स्ट्रांग पॉइंट था। तो हम्म। मैंने क्वांट और रीजनिंग पे ज्यादा फोकस किया था इसीलिए, क्योंकि वो मेरा स्ट्रांग था इसीलिए। आरसी में क्या अप्रोच रहती है, क्वेश्चन को पहले रीड करते हो, या पैसेज में कीवर्ड ढूंढते हो,
स्कीमिंग करते हो? प्री के लिए अलग अप्रोच थी, मेंस के लिए अलग अप्रोच है। प्री और मेंस में क्या डिफरेंस होता है, थोड़ा सा बताओ ना इस पे। आरसी आरसी पे मैं पहले सारे क्वेश्चंस देखती हूँ, क्योंकि शुरू में प्रीलिम्स में मुझे याद नहीं है कितने क्वेश्चंस देते हैं, ज्यादा हो कम हो क्वेश्चंस, लेकिन पहले सारे क्वेश्चंस पढ़ लेने चाहिए। तो तब हमें हम्म। ये रहेगा कि ढूंढना क्या है आरसी में। तो उसके बाद हम लोग जो बहुत टाइम ऐसा होता है कि आरसी में बहुत सारा डेटा दिया हुआ है। तो हम्म। डेटाबेस्ड आरसी है, तो उस टाइम पे हम लोग बहुत टाइम ऐसा होता है कि क्वेश्चंस में वो डेटा पूछा ही नहीं है, दूसरा वो डेटा बस पूरा हमको इग्नोर करके सिर्फ मेन पार्ट पढ़ना है। तो वो वाला हम्म। चीज हमें क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा। तो पहले क्वेश्चन मैंने पढ़ा, उसके बाद फिर मैंने आरसी में ढूंढा कि ये वाला चीज कहाँ कहाँ मिलेगा। तो फिर मैं तुरंत मार्क कर देती थी, जैसे ही मिलता था वो वाला पार्ट। गुड गुड, इनकी इंग्लिश अच्छी थी दोस्तों, आप अपने हिसाब से जरूर देखिएगा, क्योंकि प्री और मेंस में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि प्री में पहले पैसेज को रीड करते हैं फिर क्वेश्चंस पे जाते हैं। मेंस में हालांकि जी। ये क्वेश्चन वाला टास्क बहुत लंबा भी हो जाता है, क्योंकि पैसेजेस बहुत हाँ। लेंदी लेंदी होते हैं। तो हम्म। प्रियंका का ये सजेशन है, वो ऐसा करते थे, आपकी स्ट्रेंथ क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करके करना है। वह कैब कैसे बिल्ड की, स्टार्टिंग से ही अच्छी थी, या न्यूज़पेपर एडिटोरियल वगैरह, डेली वर्ड, या रिवीजन साइकिल कुछ था, ऐसा कुछ एग्जैक्ट प्लान बनाया था? नहीं, मेरा शुरू से ही प्रिटी डिसेंट था, लेकिन मैं न्यूज़पेपर का भी पढ़ी, कभी कभी एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ती थी। तो अलग से तो मैंने उसके वोकैब पे बहुत अच्छे से, मतलब हम्म। अलग से कोई सेशन नहीं दिया था। लेकिन मैं एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ती थी कभी कभी न्यूज़पेपर तो के। यहाँ से एक चीज निकल के आ रही है दोस्तों कि इनकी स्ट्रेंथ थी इंग्लिश, और उन्होंने स्ट्रेंथ को होल्ड करके रखा। ठीक है, बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ा इंग्लिश में, सिर्फ प्रैक्टिस की, थोड़ा रिवर्स हम्म। इंजीनियरिंग करने से वो बेहतर होता गया। बट उस स्ट्रेंथ को इन्होंने पकड़ के रखा, होल्ड करके रखा, उसको ताकत बनाया, और एट द एंड इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर किया। और चलिए। इंग्लिश का एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, मैं उसमें जो सेंटे जो पैराग्राफ का बनाना होता है, जो सेंटेंस दिया रहता है उसको क्या हम्म। बोलते हैं, एक पैराग्राफ, कोहेरेंट पैराग्राफ बनाना होता है प्रेसी। सेंटेंसेस। हाँ हाँ। प्रेसी। नहीं नहीं, प्रेसी नहीं, मतलब जो डिफरेंट 5 to 6 लाइंस दिए अच्छा रहते सीट, हैं वो। अच्छा अरेंजमेंट। अरेंजमेंट, राइट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट। का जो रीअरेंजमेंट, हाँ, तो हम्म। वो रीअरेंजमेंट मैंने जितने भी मॉक्स दिए थे, तो मेरा ज्यादातर टाइम गलत हो रहा था। तो वो वाला हम्म। मैंने एनालिसिस करके वो निकाला कि प्रीलिम्स में तो मैंने शायद जो किया था वो सही हुआ था मेरा। लेकिन मैंने फिर मेंस के टाइम पे जो जब मॉक्स दिया था, तो वो मैं देख रही थी, मेरा वो रीअरेंजमेंट हमेशा गलत होता था ज्यादातर। तो फिर मैंने हम्म। सोचा था कि मेंस में मैं रीअरेंजमेंट अगर देख रही हूँ कि मुझे जरा सा भी मतलब ये लग रहा है कि नहीं ये गलत हो सकता है, तो वो उस पे मैं चांस नहीं लूंगी। तो मैंने मेंस पे शायद रीअरेंजमेंट छोड़ दिया था। तो वो वाला चीज अपने हम्म। को ये करके एनालिसिस करके दि, देखना होगा दिल कि कौन सा ये करना दिल है। पे नहीं लगाना है किसी चीज को, अगर आपको हाँ। लगे कि यहाँ गड़बड़ हो रही है तो उसे स्किप करके आगे बढ़ जाना है। गुड, वेल डन। तो अब बात करें क्यूआरई के बाद, एक सब्जेक्ट और है जो बैंकिंग एग्जाम्स में मेंस में ही पूछा जाता है, दैट इज जीए। जीए के हम्म। लिए क्या डेली टाइम अलॉट करते थे, या जीए आपने छुआ ही प्री के बाद, या स्टार्टिंग से ही कर रहे थे क्या? वीकली, मंथली, शॉर्ट नोट्स, मतलब क्या 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 प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रही जीए के लिए? जीए का जो स्टैटिक फाइनेंशियल और बैंकिंग अवेयरनेस था, वो मेरा शुरू के 1 साल में जो मैंने आरबीआई का किया था एडुटैब से, वो मेरा पूरा बेसिक क्लियर था। तो उसके लिए मुझे कुछ अलग से फिर करना नहीं पड़ा इस साल। और हम्म। जो करंट अफेयर्स मैंने सिर्फ किया था, तो वो मैंने प्रीवियस के 3 to 4 मंथ्स अच्छे से किए थे। उसके लिए मैं वीडियोस देखती थी, मतलब डेली का तो मेरा नहीं हो पाता था, डेली के क्योंकि मैं दूसरे मॉक्स लगाती हम्म। थी और वो सब के लिए। तो मैं वीकली ट्राई करती थी कि वीकली कर लो, और एक एक बार मंथ में पूरा मैं देख लूँ जो भी छूट गया या नहीं। बट किया आपने ये प्रीलिम्स से पहले ही, ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स के बाद स्टार्ट किया, स्टार्टिंग से ही कर रहे थे जब से हाँ, प्रिपरेशन मैं स्टार्ट की? स्टार्टिंग से। हाँ, क्योंकि आरबीआई के लिए मैं कर रही थी, तो उस टाइम पे जो जो किया था वो तो हुआ। उसके बाद मेंस के लिए जो डेडिकेटेड 3 to 4 मंथ्स रहता है, वो मैंने अच्छे से किया था, लेकिन मैंने प्रीलिम्स के पहले भी किया था। गुड गुड। ये गलतियां बहुत सारे बच्चे करते हैं कि वो जीए को स्टार्ट ही प्रीलिम्स देने के बाद करते हैं। देखो, आपका हम्म। यहाँ पे जो गोल है वो सिर्फ प्री निकालना नहीं है, फाइनली सेलेक्ट होना है।
और अगर हम्म। फाइनली सेलेक्ट होना है तो आपको हर एक सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी पहले से बनानी पड़ेगी। अब इनके ऊपर लोड नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि इन्होंने पहले से ही कर रखा था। आरबीआई की प्रिपरेशन के दौरान इनका स्टैटिक वाला पार्ट पूरा क्लियर था। और इसके अलावा हम्म। चाहे आप डेली मत पढ़ो, बट आप वीकली रिवीजन करो, मंथली रिवीजन करो, बट एटलीस्ट प्रीलिम्स एग्जाम से पहले करो, ताकि प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए प्रिपेयर करो तो वहां लोड ना आए। उस टाइम पे लास्ट के जो 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ उसको बहुत अच्छे से आप रिवाइज कर लो, थोड़ा ध्यान ज्यादा दे लो, बट पहले भी देना बहुत जरूरी है। गुड, वेल डन प्रियंका। बात और इस करें। बार हाँ हाँ, बताइए। और और इस बार जीए का थोड़ा सा मैंने देखा कि मतलब मैंने सुना जो पहले जिन लोगों ने दिया था कि इस बार जीए में आरबीआई का नोटिफिकेशन से बहुत ज्यादा आया था। तो इससे हम्म। पहले शायद ऐसा नहीं आया है, मेरा तो नहीं फर्स्ट आया अटेम्प्ट था। था और मैंने ज्यादा देखा भी नहीं था। तो वो क्योंकि मैंने आरबीआई का अच्छे से पढ़ा था, मैं नोटिफिकेशंस क्योंकि आरबीआई के लिए पढ़ना ही पड़ता है, तो वो वाला मेरा शायद थोड़ा सा प्लस पॉइंट था मेरे लिए, थोड़ा स्ट्रेंथ था। तो वो वाला चीज इस बार से क्योंकि वो डिफरेंट हुआ है तो उस पे भी कैंडिडेट्स को फोकस करना जरूरी है कि जो आरबीआई नोटिफिकेशंस या फाइनेंशियल अवेयरनेस का न्यूज का वेटेज बढ़ रहा है अभी। नहीं नहीं, गुड गुड। आरबीआई नोटिफिकेशन, फाइनेंशियल अवेयरनेस, यहाँ से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, इस बार हम्म। काफी आए हैं, तो इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए, इसके बाद एक गेम चेंजर होता है मॉक टेस्ट। ठीक है, कितने मॉक टेस्ट दिए थे? मॉक टेस्ट मैंने एडुटैप से तो सारे दिए थे, एडुटैप में शायद 10-15 है ऐसे आरबीआई के हाँ। फेज 1 के लिए। तो वो ओके, वाले गुड। मैंने सारे दिए थे। और जो सेक्शनल मॉक टेस्ट है वो भी सारे दिए थे, वो भी 10-15 करके। और बाकी मैंने अदर सोर्सेस से कुछ दिए थे। मॉक टेस्ट दिए थे क्या? मॉक टेस्ट आपने स्टार्टिंग से स्टार्ट किए, या पता चल गया कि प्रीलिम्स अब होना है तो अब कर लेती हूँ? कुछ डेडिकेटेड मॉक टेस्ट की बात कर रहे हैं जो भी आपने अदर सोर्सेज से भी दिए हैं, आरबीआई के तो आपने एडुटैप से दिए हैं। कब से स्टार्ट किए हम्म। मॉक टेस्ट देने? प्रीलिम्स से पहले मैंने अदर सोर्सेस के लिए 1 मंथ पहले से मैंने मॉक टेस्ट दिया था, मतलब हम्म। अच्छे से। उससे पहले भी मैं देती थी प्रैक्टिस के लिए, लेकिन उस टाइम पे मैं पूरा एकदम डेडिकेटेडली देती थी, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, फिर सेक्शनल अच्छे से जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रहा है। हम्म। और मेंस के बाद मतलब प्रीलिम्स के बाद भी मैंने मेंस के उस टाइम पे मेंस का मॉक दिया था, जो गुड। बीच में टाइम होता है। दोस्तों, यहाँ पे अगर ये अदर सोर्सेज बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि एडुटैप के, क्योंकि जब इन्होंने एडुटैप का कोर्स लिया था तो उस टाइम पे हमारा बैंकिंग एग्जाम का कोई डेडिकेटेड कोर्स नहीं था। इन्होंने हाँ। हमारा आरबीआई के कोर्स से पढ़ाई की थी। ठीक है। और वो बैंकिंग एग्जाम में आई थिंक इनके कंसेप्ट या सारी चीज़ों में बहुत हेल्प की उसने। बट हम्म। अभी मैं जो भी बच्चे देख रहे हैं उनको बता दूं, अभी हमारा बैंकिंग एग्जाम का भी डेडिकेटेड कोर्स है, जिसमें आप आरबीआई के साथ साथ बैंकिंग एग्जाम भी प्रिपेयर कर सकते हो, और बैंकिंग के भी डेडिकेटेड मॉक टेस्ट, चाहे वो प्रीलिम्स के हैं, मेंस के हैं, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनके सेक्शनल टेस्ट, सब चीजें अवेलेबल हैं। तो अब तो आप वो भी देख पाएंगे। ये जो बच्चे जिनके मन में, क्योंकि यहाँ प्रियंका अदर वो अदर सोर्सेज का यूज कर रहे हैं, तो वो अदर सोर्सेज से इसलिए दिए थे उन्होंने तब, क्योंकि तब हमारा बैंक का कोर्स नहीं था। चलिए, गुड प्रियंका। मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते थे, या कितना जरूरी है मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना? तो वो तो मतलब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने बहुत लोगों को सुना है, बहुत टॉपर्स को या बहुत लोग जो सजेस्ट करते हैं कि जितने मतलब बहुत जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट दो। लेकिन हम्म। उससे भी ज्यादा मुझे जो इम्पोर्टेंट लगता है कि मॉक टेस्ट जितना भी दो उससे ज्यादा उसको एनालाइज करो। और जो मॉक टेस्ट में जो जितने क्वेश्चन बन गए वो तो ठीक है, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन नहीं बने उसको उसी टाइम पे बैठ के या उसी दिन या अगले दिन तक सारे को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि मैंने मॉक टेस्ट दे दिया तो वो मॉक टेस्ट का बाकी क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, या जो मैंने गुड। बनाया भी उसको भी देखना है कि मैंने सही अप्रोच यूज किया था कि नहीं, वो थोड़ा कम टाइम पे भी बन सकता है कि नहीं, या कौन सा मेरा वीकनेस है वो चीज। गुड, एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो एनालिसिस करते हुए क्या ध्यान रखते थे? मॉक टेस्ट के लिए कोई स्ट्रेटेजी बनाते थे कि ये क्वेश्चन पहले करने हैं, ये बाद में करने हैं, इनको स्किप करना है? ठीक है। कोई ब्लाइंड गैस वगैरह, एक्यूरेसी कितनी इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट में, ऐसा कुछ होता था? हाँ, मैंने पहले तो मैं सोच रही थी कि स्पीड मैथ्स कर लूं, क्योंकि हम्म। उसमें एकदम श्योर शॉट होता है कि जल्दी जल्दी हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं अरिथमेटिक और डीआई पे फोकस करती थी, जैसे क्वांट में। और रीजनिंग में मैं पहले जो दूसरे मिसलेनियस टॉपिक्स है जैसे सिलॉक्स, फिर हम्म। पार्टनर सॉरी पार्टनरशिप नहीं, और क्या होता है, इनपुट आउटपुट, फिर इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी। हाँ, वो सब मैं पहले करती थी, उसके बाद मैं पजल्स से करती थी, क्योंकि पजल्स पे बहुत टाइम ऐसा होता है कि मैं एक बना रही हूँ और
उस पे बहुत ज्यादा टाइम चला गया, और फिर मैं लास्ट में देखती हूँ कि नहीं बन रहा है लास्ट तक। तो उस टाइम पे फिर बहुत डिमोटिवेशन हो जाता है, अगर मैं मिसलेनियस बात के लिए रख दूँ। पहले हम्म। मिसलेनियस का कर लो, उसके बाद फिर पजल्स करो, कि वो एक्स्ट्रा मार्क्स रहेगा, कि अगर पजल बन गया तो उतना एक्स्ट्रा आ जाएगा। गुड। ऐसा तो नहीं होता है बहुत बार कि पहले मॉक टेस्ट में ही स्कोर बहुत अच्छा आया हो? कब जी आया जी। था एक अच्छा जंप, जब ये लगा कि नहीं यार अब सफिशिएंट है, अब मैं रेडी हूँ एग्जाम के लिए, मॉक टेस्ट में मेरा अच्छा स्कोर आने लगा है? पहले में कितना आया था और ये जंप कितने मॉक टेस्ट के बाद देखने को मिला? और यहाँ पे ये भी पहले सजेस्ट करना कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ मॉक टेस्ट के भरोसे रहते हैं। क्या मॉक टेस्ट इनफ होते हैं या उससे पहले आपका बेसिक पार्ट अच्छा होना बहुत जरूरी है? कितने परसेंट सिलेबस हो तभी मॉक टेस्ट देने चाहिए? थोड़ा सा बताओ ना इस पे। हाँ, मेरा तो पहले मानना है कि पूरा फाउंडेशन अपना क्लियर हम्म। करना चाहिए, पूरा गुड। सिलेबस कंप्लीट करो। और हर एक टॉपिक पे सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस खुद से पहले सॉल्व करो, जो भी अगर कोर्स लिया है उससे, उसमें कोर्सेस में दिया रहता है, या अगर कोर्स नहीं लिया है तो बुक से या पीडीएफ से, कहीं से भी सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस पहले सॉल्व करना है। क्योंकि अगर उससे पहले हम लोग मॉक टेस्ट देंगे तो वो बनेंगे भी नहीं, उस टाइम पे ज्यादा नहीं बनेंगे या अच्छे से बन नहीं पाएंगे, और फिर डिमोटिवेशन और भी ज्यादा डिमोटिवेशन भी रहेगा। आता है। गुड। तो इसीलिए पहले तो फाउंडेशन बहुत जरूरी है, उसके बाद मॉक टेस्ट। आपका कब आया था जंप? पहले स्कोर, पहले टेस्ट में कितना स्कोर आया था और फिर कैसे उसको इम्प्रूव किया? शुरू शुरू में तो मतलब मेरा बहुत कम स्कोर आता था, मतलब स्कोर एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं शायद 50 परसेंटाइल है इस टाइप पे, 50 या 60 परसेंटाइल में रहती थी, ऐसा भी होता था शुरू शुरू में। उसके बाद तो मैंने जब इम्प्रूव किया, और भी एग्जैक्ट टाइमलाइन तो मैंने उतना नोटिस नहीं किया कि कब कोई से बात जम पाया, लेकिन फिर मैं करती गई तो लास्ट में फिर अच्छा आने लगा। नहीं। गुड गुड, वेल डन। चलिए इसके बाद, ये पूरी जर्नी में जैसे क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश और उसके बाद जीए, आपका फाउंडेशन कहाँ से बना? कोई ऐसा सोर्स है जो बच्चों को गाइड करना चाहें आप? मैंने तो जो एडुटैप से आरबीआई का कोर्स लिया था, वहीं से मैंने सारे का फाउंडेशन, क्योंकि उसमें सब कुछ था जो हम्म। बैंकिंग के लिए जरूरी है, वो सब कुछ भी था। और फिर मैंने जो फाइनेंशियल अवेयरनेस वो सब किया, तो उसमें मैंने आरबीआई का ही, क्योंकि मैंने एफएम और ईएसआई वो सब किया था, तो उससे मेरा हो गया था। तो मैंने तो फाउंडेशन पूरा यहाँ से किया, और जो प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट जरूरी है वो मैंने थोड़े अदर सोर्सेस मैंने एग्जाम से पहले यूज किए थे। गुड। तो एडिट का जो फाउंडेशन कोर्स है, मे बी आप ये मत सोचिएगा कि मैं यहाँ पे एक मार्केटिंग पर्पज से इसको यूज कर रहा हूँ। ये इम्प्रूवमेंट के लिए भी जरूरी होता है। क्वांट जी। रीजनिंग, इंग्लिश, जो फाउंडेशन आपने किया, किस क्या 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 अच्छा लगा आपको उसमें? उसमें सबसे पहले तो फैकल्टी बहुत अच्छी है। जैसे आपसे मैंने रीजनिंग और क्वांट पढ़ा था, आपके वीडियोस दिए हुए थे, और वो मतलब आप जैसे पढ़ाते थे, आपका टीचिंग स्टाइल और जैसे समझाना, वो सब मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैंने आपसे सारा कुछ बेसिक कवर किया, फिर जो एडवांस, और उसमें तो सारा कुछ बेसिक टू एडवांस सब कुछ रहता है वीडियो वाइज, तो मैंने सब कुछ वहीं से किया था। और फैकल्टी तो एक बहुत अच्छा है, और एक और चीज है, एडुटैप का सपोर्ट टीम बहुत अच्छा है, जो मैंने दूसरे अदर सोर्सेस में उतना अच्छा नहीं देखा मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं एक क्वेश्चन भी पूछती थी, कोई डाउट होता था या कुछ होता था, आज मैं पोस्ट करती थी, तो ज्यादातर टाइम में सेम डे पे ही मुझे आंसर मिल जाता था, अगर कोई भी डाउट हम्म। हो कुछ भी हो। तो सपोर्ट टीम बहुत अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि अगर सपोर्ट टीम अच्छा नहीं होगा तो अपना डाउट क्लियर अच्छे से नहीं होगा, कुछ भी हो, मतलब क्वेश्चन एकेडमिक रिलेटेड हो या और कुछ हो। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी एडुटेक की। चलिए, गुड गुड, थैंक यू प्रियंका। आप लोग हैं तभी हम लोग बेहतर कर पाते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट का फीडबैक होता है, सजेशंस होता है, हमारी टीम उन्हें हमेशा पॉजिटिवली लेती है और हमेशा ये चीजें इंस्पायर करती है टू डू बेटर। ठीक है, ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो एंड यू आर, आपको ये लगे कि यार मैं बहुत ही सेफ और अच्छा महसूस कर रही हूँ या कर रहा हूँ हमारे साथ जुड़ करके। थैंक यू। चलिए, तो अब बात करें इंटरव्यू। इंटरव्यू की प्रिपरेशन पहले से थी, कुछ चीजें दिमाग में थी, या इसके बाद कुछ सर्च किया? और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इंटरव्यू के दौरान? मैंने मैंने तो इंटरव्यू का जो प्रिपरेशन है वो मैंने शुरू से ही थोड़ा थोड़ा मैंने किया था, मतलब एकदम डेडिकेटेडली नहीं,
हम्म। लेकिन जब मैंने फॉर्म भरा था मतलब आईबीपीएस पीओ का, उसके बाद से मैंने थोड़ा थोड़ा टॉपिक्स प्रिपेयर किया था, क्योंकि उसके बाद शायद उतना टाइम ना मिले मेंस के बाद, या उस टाइम पे थोड़ा हम्म। दूसरा भी अगर कुछ एग्जाम रहे इसलिए। तो उसके बाद फिर मैंने जब मेरा मेंस हो गया था, उसके बाद मैंने डेडिकेटेडली प्रिपेयर किया था। तो इंटरव्यू के लिए मैंने कुछ वीडियोस देखे थे, गाइडेंस वीडियोस, कि क्या क्या हम्म। टॉपिक, क्या क्या वर्टिकल्स हम्म। प्रिपेयर करने हैं। तो सारे वर्टिकल्स पे मैंने फोकस किया। जैसे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं कि कौन सी सिटी से हो, वहाँ पे क्या क्या अट्रैक्शंस होते हैं, ऐसे भी पूछते हैं कि वहाँ पे क्या क्या घूमने का जगह है, क्या क्या अट्रैक्शंस है, हम्म। या तुम्हारे फादर क्या करते हैं, उनके प्रोफेशन के बारे में। तो वो सब मैंने सारा रिसर्च किया था। और क्योंकि मैं मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे कि लोगों को पूछते हैं कि उनके बैकग्राउंड से पूछते हैं, क्योंकि हम्म। अगर कॉमर्स या उन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से होते हैं तो उनके बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन क्योंकि मेरा मैथ्स बैकग्राउंड था, डायरेक्टली बैंकिंग से रिलेटेड नहीं है, तो मैंने देखा था कि उनको नोबेल प्राइज के बारे में बहुत पूछते हैं कि क्या मैथ्स में नोबेल प्राइज मिलता है, तो इस टाइप हम्म। से। तो वो वाला चीज मैंने थरली प्रिपेयर किया था कि एबेल प्राइज और फील्ड्स मेडल मिलता है, नोबेल प्राइज नहीं हम्म। मिलता है। फिर जो रिसेंट उनके रेसिपिएंट्स है वो कौन कौन से हैं, उनमें उन्होंने कौन से फील्ड पे काम किया था। तो इस टाइप से मैंने सब कुछ प्रिपेयर किया था। और अलग से बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये वाला चीज तो मेरा फाउंडेशन क्लियर था, उसको मैंने जस्ट रिवाइज किया था। और जो करंट इवेंट्स थे उस टाइम पे हो रहे थे, क्योंकि पार्लियामेंट्री सेशन चल रहा था मेरे हम्म। इंटरव्यू के टाइम पे, उससे पहले। तो उस टाइम पे बहुत सारे बिल्स पास हुए थे, तो उस पे मैंने बहुत अच्छे से मतलब अपने नोट्स बनाए थे सारे, वीडियोस देख के या कोई करंट अफेयर्स का जो कंपाइलेशन है वहां से देख के मैंने करंट इवेंट्स पढ़ा। फिर एमपीसी के बारे में मुझसे पूछा गया था, मतलब हम्म। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो रिसेंट हुआ हम्म। था उसमें क्या क्या चेंजेस आए। तो ये सब मैंने किया था अच्छे से डिटेल में। गुड गुड। तो इसको कंक्लूड करूं दोस्तों, एक तो आपका डैफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिटेल जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आप जितनी भी अपनी निजी जानकारी शेयर करते हैं, आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, आपकी पारिवारिक इंफॉर्मेशन है, आपका बैकग्राउंड क्या रहा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें। और दूसरा, बैंकिंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, आपसे बहुत सारी ऐसी चीजें पूछी जा जाती हैं ट्रांजैक्शंस के बारे में। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड चीजें पूछ ली, कुछ जो पेमेंट होते हैं आईएमपीएस या इन सब से चीजें रिलेटेड रहती हैं, करंट इवेंट से रिलेटेड कुछ चीजें रहती हैं। कोई डेडिकेटेड तो नहीं है ना कि बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। अगर एक बच्चा नॉर्मल प्रिपेयर कर रहा है, अपना डैफ अच्छे से कर लेता है, और स्टैटिक वगैरह ठीक है, आरबीआई की नोटिफिकेशंस एंड ये पेमेंट हम्म। सिस्टम या दो चार चीजें, चल जाएगा काम। आपका कितना स्कोर था? मेरा 88 स्कोर था 88? इंटरव्यू में। जी। गुड गुड, वेल डन। हाँ, चलिए। उससे उससे ही हो जाएगा, मतलब ज्यादातर तो इसी में हो जाता है। और फिर मैटर करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंटली वहां पे सब कुछ हैंडल कर रहे हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे आपको आते हैं क्वेश्चंस, लेकिन हम्म। उसको कैसे हैंडल करना है। ये और भी उस टाइम पे इम्पोर्टेंट है। नर्वस नहीं होना है, वो वाला चीज। लेकिन गुड। बहुत ज्यादा रूड भी नहीं होना है, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, एक बैलेंस बना के रखना है। क्योंकि वहां पे सारे बहुत मतलब एजेड, बहुत एक्सपीरियंस्ड सब हायर ऑफिशियल्स आते हैं जो लोग इंटरव्यू लेते हम्म। हैं। तो वो हम लोगों को देख के एक ही बार में समझ जाते हैं कि इनका पर्सनैलिटी कैसा है, ये संभाल पाएंगे या नहीं। तो वो वाला चीज बहुत डेलिकेट बैलेंस बना के रखना है सब कुछ में। गुड 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 प्रियंका। मेंस में क्या स्कोर था? इंटरव्यू अगर मेंस में कम स्कोर हो तो फिर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक बर्डन आ जाता है ना एक्स्ट्रा। आपका स्कोर क्या था मेंस में, क्या कट ऑफ मेरा थी? नाइन मेरा 91.25 स्कोर था, और कट ऑफ थी 75.75 है ऐसा सब। मतलब 16, अप्रोक्सीमेटली 15.5 मार्क्स जो हैं वो अबव थे आपके उससे। तो फाइनली स्कोर क्या रहा था? 49.44। और कट ऑफ क्या थी? कट ऑफ थी 46 पॉइंट समथिंग शायद कट ऑफ। ठीक है, बहुत अच्छा स्कोर है। ये मत सोचिएगा कि 46 है 49 है, 2-3 नंबर ही तो मार्क्स ज्यादा है। वो ऐसा नहीं है, वो कन्वर्जन भी होता है। मेंस का स्कोर जो है वो 250 को कन्वर्ट करते हैं 75 में, और इंटरव्यू वाले जो है उसको कन्वर्ट करते हैं टू 25। गलत 80 बोला? 20 का रेशियो हाँ, होता है एटी मेंस ट्वेंटी का। वो हाँ। एसबीआई में होता है, सॉरी। आईबीपीएस के अंदर आपका जो 250 है इसको 80 में कन्वर्ट किया जाता है मेंस वाला, और इंटरव्यू को 20 में कन्वर्ट किया जाता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी ये 3 मार्क्स का गैप 15-20 मार्क्स की वजह से आया होगा, इतना मान के चलिएगा। गुड, वेल डन। लास्ट में एक छोटा सा
क्रिस्प सा एक रैपिड फायर राउंड ही रखते हैं। ठीक है, मैं आप वन लाइन में कुछ आंसर करिएगा। मेरा पहला क्वेश्चन है, बिगिनर्स जो भी अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपकी एक सबसे बड़ी एडवाइस क्या रहेगी? बिगेस्ट एडवाइस फॉर द बिगिनर्स। बिगेस्ट एडवाइस रहेगी कि पहले आपका फाउंडेशन पूरा बेसिक अच्छे से कवर करिए, सारा टॉपिक कवर करिए। किसी भी टॉपर का वीडियो सुन के ये अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को डिसाइड मत करिए। पहले खुद पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसके बाद खुद का स्वॉट एनालिसिस करिए कि मेरा क्या स्ट्रेंथ वीकनेस है, फिर उसके ऊपर बेसिस करके आपको आगे बढ़ना है। गुड, वेल डन। रिपीटेटर्स के लिए एक वन होनेस्ट एडवाइस क्या होगी? बहुत सारे बच्चे हैं, काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, क्या एक फौज लेना चाहिए? या कई बार आरबीआई की भी तैयारी कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे, हालांकि उनका वैसा बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी कर रहे हैं, तो मूव ऑन कर लेना चाहिए बैंकिंग की तरफ, मतलब, या बैंक की तैयारी काफी सालों से कर रहे हैं तो उनको क्या चेंजेस करना चाहिए? एक होनेस्ट रिपीटेटर्स के लिए होनेस्ट एडवाइस। हाँ, बहुत लोगों को मैंने रिपीटेटर्स का मैंने वीडियो सुना है कि उन लोगों का मेंस में अभी भी स्कोर उतना ज्यादा हमेशा नहीं आता है। बहुत लोग मतलब पिछले बहुत सारे सालों में उन लोगों ने जो अटेम्प्ट दिया है, तो मैं एडवाइस करूंगी क्योंकि उसका वेटेज 80% होता है। तो क्योंकि 2.8 मार्क्स अगर मेंस में बढ़ जाएगा तो फाइनल में आपका 1 मार्क्स बढ़ जाएगा उस वाले गुड। कन्वर्जन के हिसाब से। और इंटरव्यू से आपको फाइनल में 1 मार्क्स बढ़ाने के लिए आपको 5 मार्क्स ज्यादा लाना पड़ेगा। और क्योंकि इंटरव्यू बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है, और आपका कैसा पैनल रहेगा, आपका मतलब आपने कैसा दिया इंटरव्यू, सब कुछ के ऊपर डिपेंड करता है। तो इंटरव्यू के ऊपर कम से कम रिलायंस हो, उसके लिए आपका मेंस का स्कोर ज्यादा होना बहुत जरूरी है। तो मेंस पे ज्यादा फोकस करिए कि मेंस पे आपका मैक्सिमम स्कोर आ जाए, तो उससे आपका कवर अप हो जाए इंटरव्यू में अगर एवरेज भी स्कोर आ गया। तो वो वाला मैं आप सबको ये देना चाहूंगी कि बहुत गुड। लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे ये कन्वर्जन होता है, क्या क्या इसका वेटेज रहता है। तो वो बहुत बिगिनर्स को भी नहीं पता होता है। तो वो वाला चीज पहले से ही क्लियर होना चाहिए कि मुझे मेंस में ज्यादा डालना है गुड। इंटरव्यू। गुड। गुड। एड्यूटैप से जुड़ के सबसे ज्यादा बेनिफिट किस चीज में मिला? एड्यूटैप से मुझे मतलब मेन जो मेरा पूरा प्रिपरेशन था वो एड्यूटैप के ही बेसिस पे था। तो मैं तो मतलब मैंने सारा ही यहीं से किया था, यहीं से पढ़ा, यहीं से सब कुछ किया। मॉक्स भी इनिशियली सब कुछ यहीं से दिए। सिर्फ मॉक्स मैंने कहीं दूसरे अदर सोर्सेज से लिए थे, लेकिन बाकी सब कुछ मेरा फाउंडेशन यहाँ पे जो मेरा जो मुझे इम्प्रूवमेंट करना है सब कुछ मैंने एड्यूटैप से किया था। गुड। गुड। अगर एक चीज आपको रेकमेंड करनी हो जो आपकी जर्नी में सबसे हेल्प रहेगी, तो वो क्या होगी? वो होगी कि एक तो हार्ड वर्क तो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो सभी करते हैं शायद जो सीरियस प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी भी इम्पोर्टेंट है। हम्म। बहुत टाइम आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, या जो जो लोग फेल हो मतलब नहीं कर पाए हैं क्लियर, उन लोगों का स्टोरी देख के आपको डीमोटिवेशन होगा कि शायद मेरा भी नहीं होगा। लेकिन वो डीमोटिवेट नहीं होना है, हर दिन करते रहना है। तो एक टाइम पर अगर सही डायरेक्शन पे आप करेंगे और हर दिन कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे तो जरूर सफलता आपको मिलेगी। गुड। 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 थैंक यू वेरी मच प्रियंका, जुड़ने के लिए। आपकी हिम्मत, आपकी आपके हार्डवर्क, आपकी कंसिस्टेंसी को सलाम है। और मैं अगेन आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैनी मैनी, आपकी सिलेक्शन के लिए। और शुक्रिया हमारे साथ अपनी स्टोरी, अपना इंटरव्यू, अपने अपनी जो भी सजेशंस हैं हमारे एस्पिरेंट्स के लिए शेयर करने के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो थैंक यू सर। दो करिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका वीकेस्ट सेक्शन कौन सा है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश या जीए में, और इस इंटरव्यू से आप क्या चेंज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। हम बहुत सारे एस्पिरेंट्स के इंटरव्यूज जो हमारे कोर्सेज से सेलेक्ट हुए हैं, या जिनकी एडवर्टाइप से जो भी जुड़ाव रहा है, जो भी गाइडेंस वो ले पाए, और ऐसे भी स्टूडेंट जो मतलब अलग अलग टाइप के एस्पिरेंट आएंगे जो काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे, तो कैसे उन्होंने सडनली चेंज किया, या हमारे फाउंडेशन से जुड़ के प्रिपेयर किया। बहुत सारे लोगों की कहानी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारी मुलाकात यूं ही होती रहेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रियंका अगेन, और मैनी मैनी थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, बाय थैंक यू बाय गाइस। सर। अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।